क्या हूँ अगर मैं ये कहूँ कि किसी इंसान की खाली जेब उसकी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। अरे वाह! ये तो शुरू में ही काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया आपने। सही में मतलब आम तौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक तरह की प्रिसिजन होती है, एक इंजीनियरिंग जैसी एक्यूरेसी। हाँ, बिल्कुल, जैसे सब कुछ क्लियर होता है। एग्जैक्टली अगर हड्डी टूट गई है तो डॉक्टर बस उस एक्सरे की काली फिल्म पर देखता है, एक सफेद लाइन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये रही प्रॉब्लम और ये रहा इसका इलाज। और ये क्लैरिटी इंसान को कितना सुकून देती है ना? हम सबको हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानना पसंद है। हर प्रॉब्लम को एक बॉक्स में फिट करना अच्छा लगता है। सही बात है। लेकिन जब हम लाइफ में पैसे की कमी या गरीबी जैसे स्ट्रगल्स की बात करते हैं, तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, वो पिक्चर एकदम धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ बैंक अकाउंट के गिरते हुए बैलेंस की है या शायद इकोनॉमी खराब है। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम नेपोलियन हिल की जिस रिसर्च का डीप डाइव करने वाले हैं, जो कि सच में माइंड बेंडिंग है। हाँ, वो एक बेहद शॉकिंग आइडिया सामने रखती है। हिल का साफ तौर पर मानना था कि गरीबी कोई बाहरी कंडीशन या किस्मत का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से एक मेंटल स्टेट है, एक पोजीशन ऑफ थॉट है। और पता है, ये एक अकेला विचार उन सभी बातों को जड़ से हिला देता है जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं। हमें लगता है कि हालात हमें गरीब बनाते हैं, लेकिन ये रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग उन हालात को एक्सेप्ट करके हमें गरीब बनाता है। एग्जैक्टली exactly. और यही आज के इस डीप डाइव का मेन मकसद है। हम उन हिडन प्रिंसिपल्स को डिकोड करेंगे जो सिखाते हैं कि लाइफ से अभाव यानी लैक तब खत्म नहीं होता जब अचानक किसी की लॉटरी लग जाए। तो फिर कब खत्म होता है? ये तब खत्म होता है जब दिमाग उस लैक वाले मोड में सोचना बंद कर देता है। सही कहा। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि बस आंख बंद करके मेहनत करो, पसीना बहाओ और सब ठीक हो जाएगा। पर अगर सिर्फ फिजिकल मेहनत से ही अमीरी आती, तो सोचिए दुनिया के सबसे मेहनती मजदूर सबसे अमीर होते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। सिर्फ फिजिकल लेबर से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। हिल का काम क्लियर करता है कि असली गेम रूल्स और माइंडसेट का है। बिल्कुल। अमीरी और गरीबी दोनों ही किसी बैंक में बनने से पहले इंसान के दिमाग में जन्म लेती हैं। अगर कोई अंदर से ये मान चुका है कि वो हालात के सामने बेबस है, तो वो अनजाने में ही गरीबी को अपने घर में बसा रहा है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हम अक्सर अपने आसपास लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती या ये चीज़ मेरी औकात से बाहर है। हाँ, बहुत कॉमन है ये सुनना। तो क्या ये सिर्फ नॉर्मल बातचीत है या साइकोलॉजी के लेवल पर इसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है? देखो, साइकोलॉजी के हिसाब से ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक तरह का मेंटल सरेंडर है। जब कोई कहता है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऑर्डर दे रहा होता है। कैसा ऑर्डर? वो अपने दिमाग से कह रहा है कि अब इसके बारे में सोचना बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। और दिमाग तुरंत काम करना बंद कर देता है। ओह वाओ! पर इसके उलट, जब कोई कहता है मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं या मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, तो वो अपने दिमाग को एक पजल सॉल्व करने का काम दे देता है। यानी आप अपने दिमाग को एक सर्च इंजन की तरह यूज कर रहे हैं। अगर आप टाइप करेंगे कि मैं हार चुकी हूं, तो वो आपको हारने की ही 100 रीजंस दिखाएगा। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दिया आपने। गरीब माइंडसेट लाइफ के चैलेंजेस के सामने घुटने टेकने का नाम है, जबकि अमीर माइंडसेट हालात को अपने हिसाब से मोड़ने का नाम है। ये एक मेंटल पोस्चर है। मेंटल पोस्चर, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। जैसे कोई इंसान किसी बहुत ही एक्सपेंसिव होटल की लॉबी में चल रहा हो। हाँ, अगर वो इस डर के साथ चलेगा कि कहीं कोई मुझे रोक ना ले या मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर उसकी इनसिक्योरिटी बता रही होगी। और वहां का स्टाफ भी उसको शक की नजर से देखेगा। एग्जैक्टली लेकिन अगर वही इंसान इस तरह से चले जैसे वो उस जगह का मालिक है, तो लोग अपने आप उसके लिए रास्ते से हट जाएंगे। उसकी मेंटल पोस्चर उसकी बाहरी रियलिटी तय करती है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। और जो बात यहाँ समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ दिखावा करने या फेक इट टिल यू मेक इट वाली कोई सस्ती ट्रिक नहीं है। हाँ। बांस की कहानी तो किसी मूवी की स्क्रिप्ट लगती है। एक ऐसा आदमी जो मालगाड़ी में छुपकर बिना पैसे की एडिसन की लैब तक पहुंचा था। बिल्कुल। पांस के पास पैसे नहीं थे, कोई डिग्री नहीं थी, किसी की सिफारिश नहीं थी। वो एक होमलेस इंसान जैसा दिख रहा था। फिर भी वो एडिसन के पास चला गया। हाँ, और जब वो एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो वहां कोई छोटी मोटी नौकरी मांगने नहीं बल्कि उनका बिजनेस पार्टनर बनने आया हो। वेट,
तो एडिसन जैसे महान इंसान ने उसको तुरंत बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? क्योंकि एडिसन ने खुद बाद में बताया कि बार्न्स के चेहरे पर एक ऐसी डिटर्मिनेशन थी जो बता रही थी कि ये लड़का तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक अपना गोल हासिल न कर ले। अरे वाह! एडिसन ने उसको तुरंत पार्टनर तो नहीं बनाया, उसको लैब में सफाई करने का काम दे दिया। कोई और होता तो शायद कंप्लेन करता कि मैं पार्टनर बनने आई थी और मुझे झाड़ू पकड़ा दिया। सही बात है। पर बार्न्स ने वो काम भी उसी माइंडसेट के साथ किया जैसे वो पहले से ही पार्टनर हो। उसने खुद को कभी नौकर नहीं समझा। और इसी का नतीजा था कि कुछ सालों बाद वो सच में एडिसन का इकलौता बिजनेस पार्टनर बन गया। यही वो इनर पोस्चर है। एंड्रू कार्नेगी, जो अपने टाइम के सबसे अमीर इंसान थे, उनका भी यही मानना था। वो खुद को अपनी दौलत का मालिक नहीं बल्कि एक कस्टोडियन मानते थे। कस्टोडियन यानी कोई ऐसी पर्सन जिस पर खजाने की जिम्मेदारी हो। हाँ, वो मानते थे कि वो इस दौलत को एक डायरेक्शन देने के लिए है। जब आप खुद को एक बाल्टी की जगह एक पाइपलाइन मान लेते हैं तो पैसा आपके जरिए बहने लगता है। अच्छा, चलिए यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल पूछते हैं। मैं समझ गई कि मेंटल पोस्चर स्ट्रांग होना चाहिए। होटल वाला एग्जाम्पल और बार्न्स का कॉन्फिडेंस बहुत इंस्पायरिंग है। जी, लेकिन रियलिस्टिकली अगर सोचें तो सिर्फ दिमाग में खुद को अमीर मान लेने से लैंडलॉर्ड को रेंट तो नहीं दिया जा सकता ना। बिल्कुल नहीं। अगर मैं सिर्फ ख्यालों में अमीर हूं तो असली दुनिया की सच्चाई मुझे हिट करेगी। तो ये माइंडसेट प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस में कैसे बदलता है? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखो, विचार सिर्फ एक बीज है, पर उसको उगने के लिए एक्शन की जमीन चाहिए। हिल की रिसर्च इसके लिए एक रूल बताती है, द लॉ ऑफ एक्सचेंज, यानी लेन देन का नियम। लाइफ खुद एक लेन देन है ना। हाँ, ये कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं, एक बहती हुई नदी है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सांस लेने का है। हाँ, अगर मैं सोचूं कि ऑक्सीजन बहुत प्रेशियस है और मैं सिर्फ सांस अंदर खींचती रहूं, बाहर ना छोड़ूं, तो कुछ ही देर में घुटन से जान चली जाएगी। एग्जैक्टली। और यही नेचर का रूल पैसों पर भी लगता है। पैसे को बस दबाकर रखना, होर्डिंग करना सबसे बड़े नुकसान का कारण बनता है। हेनरी फोर्ड के शुरुआती दिन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनके उन दिनों में ऐसा क्या अलग था? जब फोर्ड एक मैकेनिक थे, उनका फोकस सिर्फ मंथली सैलरी पर नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपना काम नहीं किया, बल्कि पूरी फैक्ट्री के सिस्टम को बेटर बनाने के तरीके खोजे। मतलब उन्होंने एक्सपेक्टेड से ज्यादा डिलीवर किया। हाँ, इसे हिल ऑफ ओवर प्लस कहते हैं। उन्होंने बिना कहे अपनी उम्मीद से ज्यादा सर्विस दी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पुशबैक आता है। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि फोर्ड के पास तो जॉब थी। हाँ, पर अगर कोई इंसान लाखों के कर्ज में डूबा है, बैंक बैलेंस नेगेटिव में है, तो वो दुनिया को क्या देगा जब देने को पैसे ही ना हो? तो ये एक्सचेंज का लॉ कैसे काम करेगा? ये सबसे डीपली पूछा जाने वाला सवाल है। और इसका जवाब ये है कि देने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता। तो और क्या दे सकते हैं? जब आपके पास पैसे ना हो, तब भी आपके पास एक ऐसी करेंसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती। वो है आपके विचार, आपकी एनर्जी, आपकी ऑनेस्टी और आपकी काइंडनेस। यानी अगर मैं ऑफिस में किसी कॉलीग की हेल्प कर दूं या किसी कस्टमर की प्रॉब्लम सिंसियरली सॉल्व कर दूं, तो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। एग्जैक्टली। इसे मेंटल टाइथिंग कहते हैं। रिसर्च में एक छोटे से क्लर्क का एग्जाम्पल है। उसकी सैलरी ना के बराबर थी, लेकिन उसने सिर्फ बिल नहीं काटे। उसने और क्या किया? उसने कस्टमर्स के जूते पॉलिश किए, बारिश में उनका सामान गाड़ी तक पहुंचाया, उनके बच्चों का ध्यान रखा। ये सब उसकी जॉब प्रोफाइल में नहीं था। तो क्या इससे लोग उसका फायदा नहीं उठाने लगे होंगे? नहीं, यही तो साइकोलॉजी है। जब आप लगातार लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, तो रेसिप्रोसिटी का लॉ एक्टिवेट हो जाता है। लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। अरे वाह! उस क्लर्क ने बिना पैसे लगाए इतनी सोशल कैपिटल बना ली कि दुकान का मालिक उससे खोने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसको उस क्लर्क को अपना पार्टनर बनाना ही पड़ा। यानी यूनिवर्स के पास कोई उधारी बाकी नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। आप जो एक्स्ट्रा एनर्जी भेजते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस आती है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि बस अपनी सारी एनर्जी हर जगह, हर किसी पर लगा देनी चाहिए। पर अगर मैं अपनी एनर्जी को हर जगह बिखेर दूं, तो क्या मैं कंप्लीटली बर्नआउट नहीं हो जाऊंगी? बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। और यहीं पर अच्छे और हार्ड वर्किंग लोग फेल हो जाते हैं। एनर्जी होना काफी नहीं है, उसको डायरेक्शन चाहिए। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ डेफिनेट यूज एंड ऑर्डर। ऑर्डर। इसको मैं एक लाइट बल्ब के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हाँ, बताइए। जैसे एक नॉर्मल 100 वॉट का बल्ब कमरे में रोशनी तो देता है, पर वो बिखरी हुई होती है। उससे आप किसी चीज को काट नहीं सकते। लेकिन अगर उसी रोशनी को एक लेजर की तरह एक ही पॉइंट पर फोकस कर दिया जाए। तो वो लोहे को भी काट सकती है। एग्जैक्टली। बिना डायरेक्शन की एनर्जी वेस्ट होती है, पर फोकस्ड एनर्जी कमाल कर सकती है। क्या शानदार एनोलॉजी है। और इंसान के विचारों पर भी यही लगता है।
गरीबी का पहला लक्षण खाली जेब नहीं, बल्कि लाइफ और थॉट्स में डिसऑर्डर होना है। अगर आप सुबह उठकर नहीं जानते कि आज क्या करना है, तो वो असल गरीबी है। डॉक्टर फ्रैंक गंसोलस की कहानी शायद इस लेजर फोकस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, वो शिकागो के एक प्रीचर थे। उन्होंने एक कॉलेज बनाने का सपना देखा था, जहां बच्चे सिर्फ रट्टा ना मारें, बल्कि प्रैक्टिकली चीजें बनाएं। पर उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो क्या उन्होंने चंदा मांगा? नहीं, चंदा मांगने से आप सिर्फ दया के पात्र बनते हैं। उनका एम इतना क्लियर था कि उन्होंने संडे को स्टेज से अनाउंस किया कि उनकी अगली स्पीच इस पर होगी, अगर मेरे पास $1 मिलियन हो तो मैं क्या करूंगा। वाओ, सीधा $1 मिलियन। हाँ, और उन्होंने ये नहीं कहा कि काश मुझे पैसे मिल जाएं। उन्होंने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्लान दुनिया के सामने रख दिया कि वो एक एक डॉलर कहाँ खर्च करेंगे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्पीच खत्म होते ही एक अमीर इंसान ने उन्हें तुरंत $1 मिलियन का चेक दे दिया है ना। सही कहा, वो फिलिप आर्मर थे। उन्होंने वो चेक किसी भिखारी को नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड थॉट को दिया था। क्लैरिटी अपने आप में एक मैग्नेट है। ये सच में बहुत पावरफुल है। फोकस आ गया, प्लान बन गया। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है वेट करना। बीज बोने और फसल काटने के बीच का वो टाइम जब कुछ नहीं हो रहा होता। और यहीं पर लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है। रिसर्च यहाँ एक बहुत सटल डिफरेंस बताती है, होप यानी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन यानी यकीन के बीच। ये डिफरेंस ही तय करता है कि आप जीतेंगे या नहीं। जब कोई कहता है मुझे उम्मीद है कि मेरा काम चल जाएगा, तो सबकॉन्शियसली वो डरा हुआ है। वेट, मुझे लगता है उम्मीद रखना थोड़ा सेफ है, नहीं? अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मुझे बहुत बड़ी डील मिलने वाली है और वो ना मिले, तो मैं तो पूरी तरह टूट जाऊंगी। ये डर बहुत नेचुरल है, लेकिन सच्चाई ये है कि होप बस एक अच्छे सूट में छिपा हुआ आपका डाउट है। जब आप हार्ट ब्रेक से बचने के लिए सिर्फ होप करते हैं, तो आपका दिमाग अपना 100% देता ही नहीं है। यानी वो पहले से हारने की तैयारी कर रहा है। एग्जैक्टली। उस इन्वेंटर की स्टोरी याद है? वो एक बहुत अच्छी मशीन बनाकर इन्वेस्टर्स के पास जाता था, पर बार बार रिजेक्ट होता था। क्यों? अगर प्रोडक्ट अच्छा था, तो फंडिंग क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो अंदर से डरा हुआ था कि शायद ये मना कर देंगे। उसकी आवाज कांपती थी। इन्वेस्टर्स सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, इंसान के कॉन्फिडेंस में इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसने क्या किया? उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपना माइंडसेट बदला। खुद को यकीन दिलाया कि वो कुछ मांगने नहीं, बल्कि उन्हें अमीर बनाने का मौका देने जा रहा है। और जब वो इस एक्सपेक्टेशन वाले कॉन्फिडेंस के साथ गया, तो उसको बिना किसी हेजिटेशन के फंडिंग मिल गई। बिल्कुल। यूनिवर्स कंफ्यूजन को आंसर नहीं करता, उसको क्लियर ऑर्डर चाहिए होता है। और इस यकीन को बनाए रखने के लिए एक बड़ा टूल है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, यानी जो है उसके लिए थैंक्स बोलना। उससे भी आगे, उन चीजों के लिए पहले से थैंक्स बोलना जो अभी तक प्रैक्टिकली आपके सामने आई नहीं है। अरे वाह, ये तो यूनिवर्स को दिखाना हो गया कि आपको अपने प्लान पर पूरा ट्रस्ट है। सही कहा। कंप्लेन करना तो गरीबी को एक्सेप्ट करने जैसा है। और यहाँ एक आखिरी लॉ आता है, द लॉ ऑफ परपेचुअल इंक्रीज। परपेचुअल इंक्रीज, जैसे एफ वुलवर्थ जिन्होंने 5 सेंट के एक छोटे काउंटर से शुरुआत की थी। हाँ, उन्होंने हर प्रॉफिट को वापस बिजनेस को एक्सपैंड करने में लगा दिया, क्योंकि नेचर में या तो चीजें ग्रो करती हैं या मरने लगती हैं। स्टैग्नेशन का मतलब एंड है। अगर हम अपनी स्किल्स और सर्विस को लगातार बढ़ाते रहें, तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। इसे लॉ ऑफ ओवरफ्लो कहते हैं। बिल्कुल। आज की ये डिस्कशन वाकई माइंड बेंडिंग रही है। सही। हमने स्टार्ट उस एक्सरे मशीन के एग्जाम्पल से किया था, जहां लगता था कि गरीबी बाहर की कोई बीमारी है। पर अब हम जानते हैं कि इसका इलाज बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे अंदर है। जब हम विक्टिम बनना छोड़कर एक क्रिएटर की तरह सोचते हैं, तो बाहरी दुनिया को बदलना ही पड़ता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए सालों वेट नहीं करना। ये उसी पल शुरू हो जाता है जब आप डर और कमी में सोचना बंद कर देते हैं। सही बात है। तो इस डीप डाइव को रैप अप करने से पहले जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक थॉट छोड़ना चाहूंगी। जरूर। सोचिए, अगर अगले 24 घंटों के लिए हम सब अपने थॉट्स का एक स्ट्रिक्ट ऑडिट करें, एक डायरी में लिखें कि हम दिन भर क्या सोचते हैं, तो कितनी बार हम खुद को कंप्लेन करते, डरते या मुझसे नहीं होगा बोलते हुए पकड़ेंगे। ये नंबर तो सच में हम सबको डरा देगा। तो क्या हो अगर आज से ही हम अपनी कंप्लेंट्स को ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ के विचारों से बदल दें। जब दिमाग कहे मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो खुद को टोक कर कहें कि मैं रास्ता निकाल लूंगी। ये एक छोटा सा शिफ्ट पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। बिल्कुल। इस नए नजरिए से अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए आपकी दुनिया कैसे बदलती है।
आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने थॉट्स की लिमिट को क्रॉस करते रहिए।